हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लेट सक्सेस। आज इस वीडियो में हम लोग सितंबर फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया गया है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये न्यूज़। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। तो पहली न्यूज़ हमारी संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक 3 से 5 सितंबर तक कहाँ आयोजित करी गई है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा रूस। तो यहाँ पर एससीओ की जो बैठक है रक्षा मंत्रियों की, इसको रूस में संपन्न किया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं एससीओ के बारे में, संघाई सहयोग संगठन के बारे में। एससीओ यूरेशिया का राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है। ठीक है, तो यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप की बातें होती हैं और आर्थिक संबंधी बातें होती हैं और सैनिक संगठन की भी बातें, इस तीनों कैटेगरी की बातें इस संगठन में करी जाती हैं। इसकी स्थापना 2001 में संघाई में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नेताओं ने मिलकर की थी। तो यहाँ पर 6 देश शामिल हैं साथ में, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, यहाँ पर 5। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आप 24 जून 2016 को भारत और पाकिस्तान को भी औपचारिक तौर पर अस्ताना में आयोजित शिखर सम्मेलन में संगठन का सदस्य बनाया गया। तो इसको कब बनाया, भारत और पाकिस्तान को कब औपचारिक रूप से शामिल किया गया, यहाँ पर 24 जून 2016 को अस्ताना में इसको सदस्य बनाया गया था भारत को। तो अस्ताना यहाँ पर है, कजाकिस्तान की राजधानी थी पहले, जिसका नाम था अस्ताना, और इसका नाम बदलकर 2019 में कर दिया गया नूर सुल्तान। जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे कजाकिस्तान के, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम नूर सुल्तान कर दिया गया। पहले इसका नाम अस्ताना हुआ करता था, कजाकिस्तान की राजधानी। तो और देख लेते हैं एससीओ की जो मुख्यालय है वो है यहाँ पर बीजिंग में। ठीक है, तो ये थे इसके थोड़े से फैक्ट्स एससीओ के बारे में, तो आपको पता होने चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, 1 मिनट। किस देश ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया? तो कौन सा देश था? यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा बांग्लादेश। यहाँ पर बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शोक मनाया एक दिन का, जब ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ये थे 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजस नामक पुस्तक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लॉन्च करी है? तो ये आपको बताना है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजस बुक लिखी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा यूएनईपी। यहाँ पर यूएनईपी ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। ये है यूएनईपी। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? हेडक्वार्टर इसका नैरोबी, केन्या में। 5 जून 1972 को इसका गठन किया गया था केन्या में। ठीक है, इसके डायरेक्टर का नाम है इंजर एंडरसन। तो अब इस पुस्तक में यूएनईपी ने क्या बताया है? इस पुस्तक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजस। नजस का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। तो इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से अपने व्यवहारिक परिवर्तन कर जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन में करके ग्रीनरी को अपना सकते हैं और किस तरीके से को पर्यावरणिक प्रभाव को अपने जीवन में कम कर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि अगर इसमें लिखा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी की बुकलेट में या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर किसी साइकिल स्टैंड को बनाते हैं, तो और वहाँ पे साइकिल रिपेयर का छोटा सा स्टेशन बनाते हैं, तो लोग वहाँ पर प्रेरित होंगे साइकिल ले जाने के लिए, जिससे हमारा पर्यावरण काफ़ी प्रभावित होने से बचेगा। ठीक है, तो ये इसमें एग्जाम्पल है। और जैसे कि दूसरा है कि आप उसमें कचड़े का डब्बा जो है सामने ही अगर प्रेजेंट होगा, कहीं दूर ना होके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, तो लोगों को आसानी होगी कूड़ा उसमें डालने के लिए। तो ये छोटे छोटे से इसमें काफ़ी सारे पॉइंट बताए गए हैं, जिससे लोग अपने जीवन में परिवर्तन करके, व्यवहारिक परिवर्तन करके पर्यावरण के प्रभाव को यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है ये, सभी को इसको पढ़ना चाहिए। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ क्या है।
नेक्स्ट न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें ये बस यही है कि समाज को किस तरीके से चैरिटी करना है। अगर कोई समाज का पिछड़ा वर्ग वंचित है किसी चीज़ से, तो चैरिटी करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सब मनाया गया था 5 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं वर्चुअल बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा रूस। भारत ने 2021 के अंत में ब्रिक्स देशों की मेजबानी में एक साझा विषय पर डिजिटल प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? प्रहलाद पटेल। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ने ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों के 5वें सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सुझाव दिया है कि भारत 2021 के अंत में ब्रिक्स देशों की मेजबानी में एक साझा विषय पर डिजिटल प्रदर्शनी आयोजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 देश शामिल हैं: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका। इन देशों का समूह है ब्रिक्स। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (GTAM) नामक प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो राइट आंसर होगा आपका नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जी टैम नामक प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी गई है। ठीक है, तो केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह, तो ये कौन है? यही हैं केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने विद्युत क्षेत्र में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (GTAM) का शुरुआत करी है। इस कदम से क्या होगा? नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी और क्षमता वृद्धि लक्ष्य हासिल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये था इसका जी टैम का आपका न्यूज़। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं करण जौहर। करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक टाइटल की पुस्तक उनके नाम पर लिखी हुई है। ठीक है, उनका चित्रण को इसमें बताया गया है करण जौहर ने। सुमित नागल किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा टेनिस खिलाड़ी हैं। सुमित नागल एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में काफ़ी चर्चित रहे हैं। भारत के युवा पुरुष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अपने करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई है। तो पहली बार इन्होंने यूएस ओपन के पहला राउंड जीतकर दूसरे चरण में जगह बनाई थी। तो पहले राउंड में इन्होंने ब्रैडली क्लैन को मात दी थी, जो कि अमेरिकन के थे। ब्रैडली क्लैन इनको हराकर ये दूसरे दौर में पहुंचे थे। तो दूसरे दौर में जब इनके मुकाबला हुआ तो वो थे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डोमिनिक थीम, जिनसे ये हार गए हैं और ये यूएस ओपन के दूसरे सेकंड राउंड से बाहर हो चुके हैं। तो ये काफ़ी चर्चित में हुए हैं सुमित नागल। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डोमिनिक थीम थे। इन्होंने जीतने के बाद अपना 27वां जन्मदिन मनाया। तो यहाँ पर वो 27 साल के हो चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। WIPO वीपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो यहाँ पर भारत ने अंडर 50 में आ चुका है। तो भारत की यहाँ पर रैंकिंग है 48, 48वां स्थान आया है भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2020। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक का यह 13वां संस्करण है। ठीक है, तो ये 13वां संस्करण है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ, जबकि स्वीडन और अमेरिका को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड और दूसरे पर स्वीडन, थर्ड पर अमेरिका और भारत की स्थिति है वो है 48वां। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) किस वर्ष पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2021। भारतीय साइकिलिंग के लिए महासंघ CFI पहली बार यहाँ पर मेजबानी करने जा रहा है 2021 में। तो वह दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 2021 में पहली बार साइकिलिंग समिट की मेजबानी करेगा।
CFI ने इस समिट के आयोजन के लिए कॉन्टाक्टा नामक कंपनी के साथ एक AMU साइन किया है, MOU साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 में कितनी भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रावधान किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर ये। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 5 भाषाएं हैं, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। इन 5 भाषाओं को वहाँ जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रावधान केंद्र से पास हो चुका है। ये हैं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इसकी घोषणा करी है। पहली बार भारत की पहली हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डॉक्टर एस पद्मावती, जिनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये भारत की पहली हृदय रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर थी, जिनका नाम था डॉक्टर एस पद्मावती, ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जिनका नाम है प्रमोद चंद मोदी। तो ये हैं CBDT के वर्तमान अध्यक्ष, जिनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को सौंप दिए गए हैं, और इससे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार भी प्राप्त है। किसे? CBDT को। यहाँ पर CBDT वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। तो ये CBDT जो है वित्त मंत्रालय के अधीन होकर कार्य करता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अवीक सरकार। ये हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। ये एमिरेट संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह पंजाब केसरी अखबारों समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। तो इससे पहले कौन थे? विजय कुमार चोपड़ा थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। PTI का मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में, और PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ये कई सारे अखबारों का एक समूह होता है, जिसमें ये सभी अखबारों को एक तरीके से संचालित करता है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस सोलर वृक्ष को स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापित क्षमता है 11.5 किलोवाट, ठीक है। यह सौर वृक्ष स्वच्छ और हरित शक्ति की 12,000 से 14,000 इकाइयाँ उत्पन्न कर सकता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इसमें 12,000 से 14,000 इकाइयाँ भी उत्पन्न आप कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पेड़, इसमें देख सकते हैं, आपको यहाँ इमेज में शो कर रहा होगा। ये पेड़ की आकार का एक सोलर वृक्ष को, मतलब सोलर ट्री बनाया गया है, मतलब पेड़ के आकार से आपको डिजाइन किया गया है। इसमें सोलर प्लेट लगी हुई हैं। मिंत्रा ई-कॉमर्स वेबसाइट ने किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर होगा इसका कियारा आडवाणी। तो ये एक फिल्म अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की, और इन्हीं को मिंत्रा ने अपनी नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर बनाने की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर बनाने की घोषणा कर्नाटक के कोप्पल में कर दी गई है। तो कर्नाटक के कोप्पल में इसको बनाया जाएगा, भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं सारी, जिसमें 5 साल में 40,000 रोजगार सृजित करने और 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 2 सितंबर। तो ये क्यों मनाया जाता है?
नारियल की उपयोगिता को और इसको किस तरीके से हम और यूज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, इसको देखते हुए विश्व नारियल दिवस हर वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल की खेती हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है। देश के 4 दक्षिणी प्रदेश केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में नारियल की सघन खेती की जाती है। देश का 90% तक नारियल यहीं से प्राप्त किया जाता है, साउथ से। साउथ के ये 4 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नारियल की उत्पन्न पैदावारी होती है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो देख लीजिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना क्या है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस योजना से लाभान्वित होने वाले 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियां हैं भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ। जो प्रमुख नेम है ये आपको हमने बताए हैं। तो इनके घर तक, इनके वहाँ तक पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरुआत करी है। अगला न्यूज़ है हमारा, बच्चों का पहला समाचार पत्र द यंग माइंड किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा असम। बच्चों का पहला समाचार पत्र अखबार द यंग माइंड्स, जो बच्चों के बीच रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने और लिखने की आदत पैदा करेगा, ये अखबार काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। 1 सितंबर से हम देखते हैं अगला न्यूज हमारा, 1 सितंबर से किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है? तो राइट आंसर होगा हमारा राजीव कुमार। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। ठीक है, तो राजीव कुमार जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य भी बन गए हैं। तो यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो उनका नाम है सुनील अरोड़ा। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है, हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा लॉन्च करी जाती है, किस संगठन के द्वारा दी जाती है? तो राइट आंसर होगा हमारा विश्व बैंक। यहाँ पर विश्व बैंक के द्वारा हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट दी जाती है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपने व्यापार को आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा देश इसमें अपने मतलब कौन सा देश व्यापार करने में आसानी प्रदान करता है, उसका ये सूचकांक है बेसिकली। ठीक है, तो हाल ही में विश्व बैंक ने वार्षिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इंडेक्स जारी कर दी है। भारत अब 190 देशों के बीच 63वीं रैंक पर आ गया है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का स्थान जो है 63वां है। यहाँ पर 63वीं रैंक है भारत की 190 देशों के बीच में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पिछले वर्ष की रैंक की तुलना में इसने 14 स्थानों की बढ़ोतरी भी करी है। तो यहाँ पर व्यापार करने में आपको आसानी होगी, यह सूचकांक बताता है। इससे ये साबित होता है कि आप किस देश में किस तरीके से व्यापार कितना, अगर आपकी रैंकिंग अच्छी होगी तो आप वहाँ पर अच्छे तरीके से व्यापार कर सकते हैं। आपकी अगर रैंकिंग बहुत बेकार है तो आपको वहाँ पर व्यापार करने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। ये सूचकांक ये निर्देशित करता है। तो आपको समझ गए होंगे इसके बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा केरल। यहाँ पर केरल जो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोलने जा रहा है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह एक अच्छी पहल केरल की सरकार के द्वारा की जा रही है। यह केंद्र केरल के कोझिकोड में होगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है? केरल के कोझिकोड में ये खोला जा रहा है, जहाँ पर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कोझिकोड में एक विमान दुर्घटना हुई थी, विमान के फिसलने से। देखते हैं इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रही है? तो यहाँ पर -23.9% की गिरावट आई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। हमारी जीडीपी -23.9% कम हो चुकी है पिछले वर्ष की तुलना में। किस देश ने एग्रीओटा नामक ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? यूएई। तो यहाँ पर यूएई ने एग्रीओटा नामक ई मार्केट प्लेस लॉन्च कर दिया है।
प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूएई ने एग्रीओटा नाम से एक नए प्रौद्योगिकी आधारित कृषि कारोबार और ई मार्केट मंच की शुरुआत की है, जो लाखों भारतीय किसानों और खाड़ी देशों के खाद्य उद्योगों के बीच अंतर को कम करेगा। तो यहाँ पर भारतीय किसानों और यूएई के जो वहाँ पर खाद्य उत्पादन के जो केंद्र हैं, उनके बीच में काफ़ी सरलता उत्पन्न करी जा सकती है इस एग्रीओटा नामक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का विजेता किन देशों को संयुक्त रूप से किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? भारत और रूस। तो यहाँ पर भारत और रूस को फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का विजेता घोषित कर दिया गया है। पहली बार ओलंपियाड का आयोजन ऑनलाइन किया गया था और इसमें पीएम मोदी ने भी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है उनके गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में। उनको पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए पीएम मोदी ने भी उनको काफ़ी बधाइयाँ दी हैं। भारत में रविवार को फीडे विश्व शतरंज ऑनलाइन के ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है। हालांकि भारत और रूस को इंटरनेट और सर्वर की खराबी के कारण रविवार को 2020 ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। तो यहाँ पर पहले रूस को विजेता घोषित कर दिया गया था। उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि जब वहाँ पर इंटरनेट की खराबी आई, सर्वर डाउन हो गया, तो फिर भारत को थोड़ा समय कम मिला उसमें, तो बाद में ऑब्जेक्शन उठाया गया, तो फिर भारत और रूस दोनों को इसमें विजेता घोषित कर दिया गया है। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो राइट आंसर होगा हमारा आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लास्ट न्यूज़ है आज की हमारी, भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान को किस देश द्वारा ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा? तो ब्लू प्लॉक एक सम्मान है, वहाँ का एक अवार्ड है। किस देश के द्वारा ये दिया जाता है? तो ये राइट आंसर होगा इसका ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन की सरकार के द्वारा ये दिया गया है। तो ये कौन थी? भारतीय मूल की ब्रिटिश गुप्तचर थी नूर इनायत खान, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के लिए जासूसी की थी। ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के रूप में शिक्षित नूर इनायत खान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के नाजी अधिकार क्षेत्र में जाने वाली पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर थी। बेसिकली ये भारतीय मूल की थी, बट इनका जन्म जो है ब्रिटेन में ही हुआ था और ब्रिटेन की एक ब्रिटिश गुप्तचर थी वहाँ पर। फिर इनको जर्मनी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और कई यातनाएं देने के बाद गोली मारकर इनकी हत्या किए जाने से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे फ्रांस के एक गुप्त अभियान के अंतर्गत नर्स का काम करती थी। जब इनकी जर्मनी के द्वारा हत्या कर दी गई, उसके पहले ये नर्स का भी काम करती थी। तो इसी के सम्मान में वहाँ पर ब्रिटेन की सरकार इनको ब्लू प्लॉक सम्मान से सम्मानित करती है हर साल। मतलब इनको एक नया सम्मान दिया गया है ब्लू प्लॉक नूर इनायत खान को। तो ये थी सितंबर फर्स्ट वीक की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो आपने देख ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।